नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 26 जुलाई वर्ष 2021 है और 10th स्टैंडर्ड में हम लोग कर रहे हैं मैथ्स 2, जिसमें हम लोग कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर समरूपता। और समरूपता में पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न संग्रह 1.3 से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी दी थी। अगर इस वीडियो को देख करके उसको आप वापस से देखो तो आपको ये 1.3 बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने आपको कुछ कसौटी बताई थी, जिन कसौटियों के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है अथवा नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहली कसौटी बताई थी को कसौटी। यदि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के सर्वांग हो तो त्रिभुज को कसौटी से समरूप होते हैं। दूसरी कसौटी मैंने आपको बताई थी को कसौटी, यानी कि अगर पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के सर्वांग सम हो तो वो दो त्रिभुज को कसौटी से समरूप होते हैं। तीसरी कसौटी मैंने आपको बताई थी भू कसौटी। उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि पहले त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात, मतलब पहले और दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो तथा उन दो भुजाओं से बनने वाला जो कोण है वो सर्वांग सम हो दोनों त्रिभुज के, तो वो दोनों त्रिभुज भू कसौटी से समरूप होते हैं। और तीसरी कसौटी मैंने आपको बताई थी भू कसौटी, यानी कि दो त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज भू कसौटी से समरूप होते हैं। ये बेसिक जानकारी है जो मैं मेरे 24 तारीख के वीडियो में मैंने उसे अच्छी तरह से समझाया है, तो उसको आप लोग अच्छी तरह से वो वीडियो देख लेना। उसके बाद में ये 1.3 फटाफट समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में देखो आकृति पहले बना लेते हैं। किताब में जो आकृति दी है वो आकृति मैं बना ले रहा हूँ। तो कैसे, देखो यहाँ पे ये ए बी इस तरह से है और यहाँ पर ये बिंदु सी है, ए बी सी। फिर यहाँ पर एक रेखाखंड डी ई है। तो ये दो त्रिभुज यहाँ पर बन गया। देखो एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है और एक छोटा त्रिभुज डी ई सी दिख रहा है। बड़े त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी है वो 75 डिग्री है और छोटे त्रिभुज डी ई सी में ये जो कोण डी है वो 75 डिग्री है। अब सवाल को यदि ध्यान से देखें तो यहाँ दोनों कोणों के माप दिए गए हैं। त्रिभुज के जो दोनों कोण हैं जो डायग्राम में दिया गया है वो यहाँ पर लिखा गया है। कोण ए बी सी 75 डिग्री और कोण ई डी सी 75 डिग्री। तो इनमें दो त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार समरूप हैं और उनकी समरूपता की एकैकी संगति हमें लिखना है। तो देखो डायग्राम में ही मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ध्यान से देखो, इस बड़ा त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी, इसका कोण बी और छोटे त्रिभुज का कोण ई, ये दोनों सर्वांगसम है। सॉरी, छोटे त्रिभुज का डी कोण डी, ये दोनों सर्वांगसम रहेगा क्योंकि दोनों 75 डिग्री। उसके बाद में देखो एक कोण हो गया। अब देखो बड़े त्रिभुज का ये कोण सी और छोटे त्रिभुज का भी कोण सी, ये दोनों कॉमन कोण है, कॉमन है। कोण सी छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है और कोण सी जो है बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो ये सामान्य कोण हो गया, इसलिए बड़े ट्रायंगल का कोण सी छोटे ट्रायंगल का कोण सी के सर्वांगसम हो गया। तो दो कोण हो गए, तो इसलिए कौन सी कसौटी आ गई यहाँ पर, बोलो बेटा। बड़े त्रिभुज का दो कोण बी और सी, ऐसे छोटे त्रिभुज का दो कोण डी और सी, ये सर्वांगसम हो गया। तो कौन सी कसौटी के अनुसार ये त्रिभुज समरूप हुए? को कसौटी से। शाबाश। अब हम लोग देखेंगे कि समरूपता की एकैकी संगति कैसे लिखते हैं। देखो एकैकी संगति लिखने का तरीका क्या है, आप ए बी सी लिख लो। ए बड़े ट्रायंगल का तीनों बिंदु लिख लो, ए बी सी। हाँ, अब आपको दूसरा जो छोटे ट्रायंगल का बिंदु कैसे लिखोगे। देखो हमने पहले ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा। अब देखो बी किसके बराबर था,
डी के, बी 75 है, डी भी 75 है, इसलिए बी सेकंड नंबर पे लिखेंगे अगर, तो डी भी सेकंड नंबर पे, जो बी का नंबर रहेगा डी का भी वही नंबर आएगा। हमने ए बी सी लिखा यानी बी सेकंड नंबर पे लिखा है, और बी डी के बराबर है तो डी भी सेकंड नंबर पे ही आएगा। ऐसे ही सी सी के बराबर है, तो ए बी सी में हमने सी थर्ड नंबर पे लिखा है, तो ये डी ई सी लिखते समय भी सी थर्ड नंबर पे ही आना चाहिए। चलो मैं इसको लिखता हूँ, फिर और अच्छे से समझ में आएगा आपको। हाँ, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, आकृति बनाते हैं। आकृति बनाने के बाद दत्त दत्त की हेडिंग डालना है आपको। दत्त में क्या लिखना है, जो दिया गया है। क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि कोण ए बी सी का माप 75 अंश है और कोण ई डी सी का माप भी 75 अंश है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दो चीज़ें यहाँ पर पूछा है, तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि दो त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार समरूप हैं। पहला क्या ज्ञात करना है कि दो त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार समरूप हैं। पहला सवाल ये पूछा है इस आकृति के आधार पर। दूसरा सवाल ये पूछा है कि उनकी समरूपता की एकैकी संगति, समरूपता की एकैकी संगति, ये दो चीज़ें हमें ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं हल। दो त्रिभुज, कौन से दो त्रिभुज, एक तो बड़ा त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी, तथा दूसरा छोटा त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज डी ई सी। अब इस दोनों त्रिभुज में हम लोग ये देख लेंगे कि कौन कौन से कोण बराबर हैं। देखो ए बी सी में जो बी है वो 75 है और ई डी सी में डी 75 है, तो ये बी, इसका बी और इसका डी दोनों बराबर ही हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो हमको कोण बी अगर लिखना है तो तरीका क्या होना चाहिए कि बी बीच में आना चाहिए। तो या तो कोण ए बी सी लिखो तो भी बी बीच में आएगा, या तो सी बी ए लिखो तो भी बी बीच में आएगा। तो ये मैंने कोण बी लिख दिया। अब मुझे ये कोण डी लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, डी बीच में आना चाहिए। आप लोग बताओ कैसे लिखूंगा तो डी बीच में आएगा। आप लोग बताओ बेटा, मैं कैसे लिखूंगा तो डी बीच में आएगा। यस, या तो आप सी डी ई लिखो, या तो आप ई डी सी भी लिख सकते हो, ई डी सी, दोनों में से कैसे भी लिख सकते हो। डी बीच में आना चाहिए क्योंकि हमको कोण डी लिखना है। यहाँ यहाँ कोण बी लिखना था, इसलिए बी बीच में लिख दिया। अब ये दोनों, कुछ कह रही थी बेटा, मैं सुन नहीं पाया। हाँ, क्योंकि डी का माप 75 दिया है ना यहाँ, इसलिए मुझे डी लिखना है यहाँ। तो जो कोण लिखना होता है वो बीच में आना चाहिए, ऐसे लिखा जाता है। ऐसे यहाँ, यस, ऐसे देखो बी 75 है इसलिए बी मैंने बीच में ले लिया। ये दोनों कोण क्या रहेंगे, सर्वांगसम रहेंगे। क्यों सर्वांगसम रहेंगे, कारण में यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक कोण का माप 75 अंश है। प्रत्येक कोण का माप कितना है, 75 अंश है, इसलिए दोनों दोनों कोण सर्वांगसम हो गए। अब हम लोग देखते हैं, देखो कोण सी इसमें भी आ रहा है, कोण सी इसमें भी आ रहा है, और कोण सी का माप देखो एक ही है, सिर्फ एक ही कोण सी है, तो इसका मतलब है कोण सी सामान्य कोण हो गया। तो अब मेरे को बताओ कोण सी कैसे लिखूंगा, मैं कोण सी लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, सी बीच में आना चाहिए, कोण सी लिखना है मतलब सी बीच में आना चाहिए। तो कैसे लिखूंगा तो सी बीच में है। वेरी गुड, वेरी गुड, या तो ए सी बी लिखो या तो बी सी ए लिखो, सी बीच में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे को कोण सी लिखना है, तो कैसे लिखूंगा ये कोण सी, यहाँ शाबाश, डी सी ई लिखो या ई सी डी लिखो। ये कोण सर्वांगसम क्यों है, त्रिभुज एबीसी का कोण सी, हाँ त्रिभुज एबीसी का कोण सी और त्रिभुज डीईसी का कोण सी, ये दोनों सर्वांगसम इसलिए हैं क्योंकि ये सामान्य कोण है। सामान्य कोण मतलब दोनों, हाँ क्योंकि दोनों त्रिभुज,
ये ऐसे दोनों त्रिभुज का कोण है, ये सामान्य कोण मतलब दोनों त्रिभुज का कॉमन कोण है ये। तो देखो त्रिभुज एबीसी के दो कोण और त्रिभुज डीईसी के दो कोण यहाँ पर सर्वांगसम हो गए, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। हमको पहला पूछा था ना कि दोनों त्रिभुज किस कसौटी से समरूप होंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज को कसौटी से समरूप होंगे। तो यहाँ पे पहले का आंसर अपने को मिलने जा रहा है, आंसर नंबर 1 हम लिखने जा रहे हैं। क्या है आंसर नंबर 1? कि दोनों त्रिभुज, हाँ, को कसौटी से समरूप होंगे। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि समरूपता की एकाएकी संगति क्या है। एकाएकी संगति कैसे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखने जा रहे हैं, समरूपता की एकाएकी संगति लिखने जा रहे हैं। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। हाँ, एकदम एकदम ध्यान से देखो। देखो पहला त्रिभुज जो है ए बी सी है, वो आप कैसे भी लिख दो, या तो आप ए बी सी लिखो, बी ए सी लिखो, सी ए बी लिखो, पहले त्रिभुज का नाम आप कैसे भी लिखो। फिर आप एक ऐसा एरो बना दो जो दोनों तरफ जिसका निशान हो, एरो का निशान दोनों साइड होना चाहिए। अब आपको ध्यान से देखना है। देखो आप जानते हो कि बी जो है सी के बराबर, बी किसके बराबर था, डी के। तो इसलिए बी और डी दोनों का नंबर सेम होना चाहिए, दोनों का स्थान सेम होना चाहिए। यहाँ बी सेकंड नंबर पे था तो डी भी यहाँ सेकंड नंबर पे आएगा। मैंने पहला पहला अक्षर छोड़ दिया, पहले अक्षर के लिए जगह छोड़ दिया, मेरे को ए का संगत क्या होगा मालूम नहीं है, इसलिए मैंने जो यहाँ पहला स्थान है वो छोड़ दिया है, क्योंकि हाँ, क्योंकि ए की संगति मुझे नहीं पता है, बी की पता है, बी डी के बराबर है, इसलिए बी की संगति डी से है, इसलिए बी सेकंड नंबर पे तो डी भी सेकंड नंबर पे लिख दिया। फिर हमें सी की भी संगति पता है, सी की संगति सी है, सी हमने यहाँ थर्ड नंबर पे लिखा है, तो इसलिए यहाँ भी सी थर्ड नंबर पे ही आएगा। अब फर्स्ट नंबर हम पता लगा सकते हैं। हाँ, अब हम ए का संगत क्या होगा पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे त्रिभुज क्या था, डी ई सी था, तीन ही अक्षर हैं यहाँ, डी ई और सी, इसमें हमने डी और सी लिख दिया है, तो क्या बचा अब, डी सी लिख दिया, बचा क्या, ई बच गया है, तो वो ई जो है पहले नंबर पे आ जाएगा, तो इसका मतलब ये जो ई की संगति है वो ए के साथ होगी, तो ये हो गया आपकी एकाएकी संगति। बेटा जब यहाँ पे तीन ही पॉइंट है, जब बी की संगति किसके साथ हो गई, डी के साथ हो गई, सी की संगति सी के साथ हो गई, तो दो बिंदु की संगति मिल गई, तो जो बचा हुआ बिंदु है उसकी संगति अपने आप बन गई ना। यहाँ बी की संगति डी के साथ, सी की संगति सी के साथ, तो यहाँ तीन ही तो पॉइंट है डी ई सी, जिसमें से हमने डी और सी लिख दिया, तो ई ही बचा ना, डी ई सी में हमने डी सी लिख दिया, तो बचा हुआ पॉइंट ई ही है। तो, तो ये समरूपता की एकाएकी संगति हो गई। तो ये आपका हो गया फर्स्ट सवाल। अब चलते हैं सेकंड सवाल पर। ये रहा अपना सेकंड सवाल। इसमें सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। पहला त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज है पी क्यू आर, तो एक बड़ा त्रिभुज बन जाएगा अपना पी क्यू आर, बड़ा त्रिभुज पी क्यू आर बन गया। फिर एक छोटा त्रिभुज है एल एम एन, तो चलो एक छोटा त्रिभुज बना देता हूँ, एल एम एन, एक छोटा त्रिभुज बन गया। अब उसके बाद हम लोग क्या हेडिंग डालते हैं, दत्त की हेडिंग डालना है, और जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो इस दत्त की हेडिंग में लिखना है। क्या क्या दिया गया है, दिए गए त्रिभुज क्या समरूप हैं, ये देखो इसमें क्या क्या दिया है, पी क्यू की लंबाई 6 दिया है, क्यू 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 आर 8 दिया है, घर की, देखो यहाँ पर क्या क्या जानकारी दी गई है, पी क्यू की लंबाई 6 दी है, तो पी क्यू 6 हो गया, क्यू आर की लंबाई 8 दिया है, 8 हो गया। फिर पी आर की लंबाई 10 दिया है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पी आर जो है वो 10 है। फिर यहाँ एल एम की लंबाई 3 है,
तो वो भी दत्त में हम लोग लिख सकते हैं। स्क्रीन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दिए गए त्रिभुज क्या समरूप हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि यदि हैं तो किस कसौटी के अनुसार। यदि हाँ तो किस किस कसौटी के अनुसार। दो सवाल हमें यहाँ, दो सवालों के उत्तर ज्ञात करने हैं, तो इसलिए मैंने इसे ज्ञात करना की हेडिंग में डाल दिया। अब हम लोग इस दो सवाल के उत्तर का ज्ञात करने के लिए इसे हल करते हैं। हम लोग ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप दिया है और दूसरे त्रिभुज की भी तीनों भुजाओं का माप दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, अनुपात देख लेते हैं तो डायरेक्ट ही पता चल जाएगा। देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये जो भुजा है इस भुजा की दोगुनी है, 3 दूनी 6। ये भुजा भी देखो इसकी दोगुनी है, 5 दूनी 10। ये वाली भुजा भी इसकी दोगुनी है, 4 दूनी 8। तो बड़े त्रिभुज की सभी भुजा जो है छोटे त्रिभुज की जो संगत भुजा है उसकी दोगुनी है, यानी अनुपात सेम हो गया ना। तीनों भुजा का अनुपात सेम हो गया। तो तीनों भुजा का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज समरूप हुआ कि नहीं हुआ। हो गया। किस कसौटी से। सोच में क्यों पड़ गए। तीनों भुजा का अनुपात। हाँ बोलो। कौन सी कसौटी। को कहा बेटा, यहाँ एक भी कोण कहीं दिया है, कहीं कोण दिया है क्या। को कैसे आ जाएगा, कोण कोण तो दिया ही नहीं कहीं। यहाँ तीनों भुजा का माप दिया, यहाँ तीनों भुजा का माप दिया है, तीनों भुजा ही तो है। को कहाँ से आ जाएगा यहाँ। आप बताओ, इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने आपको। बताइए कौन सी कसौटी हुई। भू 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 कसौटी, 3 बार भू बोलना है। तो अब इसको हल कैसे करेंगे, देखो चलो। पहले का आंसर हमें ज्ञात करना है ना। तो यहाँ दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है एल एम एन। यहाँ हम लोग ये भुजा का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। चलो, पहला भुजा पी क्यू और एल एम। तो पी क्यू बटे एल एम कितना आ रहा है, देखो पी क्यू का मान कितना दिया है 6 और एल एम का मान दिया है 3। तो पी क्यू का मान 6 और ये 3, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 2 आ गया, नंबर 1। ऐसे दूसरी भुजा का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, क्यू आर और एम एन का। तो हो जाएगा क्यू आर बटे एम एन। क्यू आर की लंबाई 8 है और ये 4 है, तो 8/4, ये भी आ जाएगा 2, नंबर 2 हो गया। तीसरा क्या है देखो, पी आर और एल एन 10 और 5 हैं। तो पी आर और एल एन ये क्या है, 10/5 है, तो ये भी 2 आ गया, नंबर 3। अब 1, 2 और 3 से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये तीनों अनुभुजाओं का अनुपात बराबर है। तो हम लोग, हाँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, 2 तथा 3 से क्या लिख सकते हैं कि ये पी क्यू बटे एल एम, पी क्यू बटे एल एम बराबर क्यू आर बटे एम एन, क्यू आर बटे एम एन, क्यू आर बटे एम एन हो गया। फिर पी आर बटे एल एन, पी आर बटे एल एन। ये 1, 2, 3 से सबका मान 2 आ रहा था, इसलिए सब बराबर हो गया, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए पहले का आंसर क्या मिल गया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्या दिए गए त्रिभुज समरूप हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए दिए गए त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए दिए गए त्रिभुज समरूप हैं। ये आंसर मिल गया आपका पहले का। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि हाँ तो किस कसौटी के अनुसार। तो हमें यहाँ लिखना है
भुजा यानी भू, वापस दूसरी भुजा, भू, तीसरी भुजा। 3 बार भू बोलना है बेटा, 2 बार नहीं बोलना है। भू भू भू, भू, कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं, समरूप हैं। तो ये मिल गया आपको सेकंड वाला आंसर, सेकंड का, जिसमें कसौटी पूछा था। दूसरा सवाल खत्म हो गया, आप बढ़े तीसरे सवाल की तरफ बढ़ें। तीसरे सवाल में 2 डायग्राम है, पी आर क्यू और ए सी बी। बेटा आपका अगला लेक्चर होगा तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, टाइम। ठीक है। तो पी आर क्यू एक ट्रैंग, हम लोग कर रहे हैं तीसरा सवाल। पी आर क्यू, पी आर क्यू हो गया। फिर क्या है, ए सी बी। दूसरा डायग्राम में क्या दिया है, ए सी बी, ये थोड़ा बड़ा डायग्राम है। ए सी बी, इस तरह से डायग्राम दिया है। फिर यहाँ देखो, पी आर का मान 4 और क्यू आर 6 है। पी आर 4, क्यू आर 6 है। और यहाँ ए सी 8 है और बी सी एक्स है। ए सी 8 है और बी सी एक्स है। अब सवाल, टाइम पे आया करो बेटा, लेट मत आया करो, डिस्टर्ब होता है आप लोग बीच में आते हो तो। स्टार्टिंग में आ जाया करो। अब देखो क्या दिया यहाँ पे, कि यहाँ 8 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे समतल जमीन पर खड़े हैं। ये 8 मीटर और ये 4 मीटर, ये 2 खंभे हैं, यानी एसी और पीआर, ये 2 खंभे हैं जो जमीन पर खड़े हैं। सूर्य के प्रकाश से छोटे खंभे की परछाई 6 मीटर बनती है। जो छोटा खंभा 4 मीटर का है, इसकी परछाई बन रही है 6 मीटर की बन रही है। तो उसी समय जो बड़ा खंभा है 8 मीटर का, इसकी परछाई कितनी लंबी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। हम्म। तो देखो बेटा, जो ये जो खंभा जो होता है, जो ज़मीन पर जो खंभा गड़ा होता है, वो हमेशा ज़मीन पर 90 डिग्री होता है, लंब होता है। तो इसलिए कोण आर और कोण सी दोनों 90 अंश के होंगे। तो कोण आर और सी दोनों सर्वांग सम होंगे। ठीक है। अब सूर्य की किरणें हमेशा एक ही समय पे हमेशा समांतर मानी जाती हैं। तो अगर ये किरणें समांतर होंगी, तो ये कोण P और कोण A ये संगत कोण हो जाएंगे। तो इसलिए कोण P और कोण A भी सर्वांगसम होंगे, संगत कोण। तो इसलिए को कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात लिख देंगे, फिर तिर्यक गुणा कर देंगे तो x मिल जाएगा। इस तरह से हमें हल करना है। तो डायग्राम डायग्राम बना लिया। फिर दत्त, दत्त में क्या लिखते हैं, जो जानकारी दी है वो लिखते हैं। क्या क्या जानकारी दी है, कि बड़ा खंभा AC, उसकी लंबाई कितनी दी गई है, कि लंबाई दी है 8 मीटर। फिर छोटा खंभा यानी कि PR, इसकी लंबाई कितनी दी है, 4 मीटर दी गई है। हमें ज्ञात क्या कर, फिर आगे क्या दिया है, ये PR की खंभा जो PR है, उसकी परछाई की लंबाई 6 मीटर है। खंभे PR की लंबाई, PR के छाया की लंबाई, यानी कि RQ जो है वो कितना है, 6 मीटर है। 6 मीटर, ये सारी जानकारी हमें दी गई है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है बड़ा खंभा AC के छाया की लंबाई ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है खंभा खंभे AC के छाया की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे 2 त्रिभुज कौन से हैं, एक है त्रिभुज ACB
दूसरा है त्रिभुज पी आर क्यू। तो इसको हम लोग शुरू कर देते हैं हल करना। हल, एक है त्रिभुज ए सी बी तथा दूसरा कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज पी आर क्यू में देख लेते हैं कौन कौन सा कोण बराबर रहेगा। खंभा जो है हमेशा जमीन पे लंब होता है, इसलिए कोण आर और कोण सी दोनों 90 डिग्री होगा, इसलिए कोण आर और सी सर्वांग हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो कोण सी है और ये जो कोण आर है, कोण सी सर्वांग कोण आर, कारण प्रत्येक 90 अंश, खंभा जमीन पर लंब होता है इसलिए दोनों 90 अंश के होंगे। उसके बाद में ये किरणें हमेशा समांतर होती हैं, इसलिए कोण P और A संगत कोण हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, आप कोई भी कोण ले सकते हो, ये Q और B भी ले सकते हो, ये भी संगत कोण होंगे। या तो PA ले लो या तो QB ले लो, कोई भी ले लो। तो मैं कोण P सर्वांग कोण A ले रहा हूँ, कारण संगत कोण। तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज PRQ। कारण कौन सी कसौटी, ऊपर देखो ये त्रिभुज के दो कोण और ये त्रिभुज के दो कोण सर्वांग सम है, तो कौन सी कसौटी हो गई है, जल्दी बोलो। ये हो गई आपकी को कसौटी हो गई। अब इसकी संगत भुजा का अनुपात लिख देते हैं। संगत भुजा कैसे लिखते हैं, इसकी पहली भुजा बटे इसकी पहली, को कसौटी। अब संगत भुजा, पहली संगत भुजा कैसे लिखते हैं, इसकी पहली भुजा देखो क्या है, AC। फिर दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा PR, इसकी पहली भुजा बटे इसकी पहली भुजा। अब इसकी दूसरी भुजा CB, नीचे दूसरे ट्रायंगल की दूसरी भुजा लिख दो RQ। फिर यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड वाला ले लो AB, या नहीं, यहाँ पे हमने AB, यस PQ हो गया पहला और तीसरा। ये क्या, ये सारे अनुपात बराबर क्यों है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात है ना। तो कारण में क्या लिखना, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब हम लोग इसमें देखते हैं किसका किसका मान दिया है। AC का मान दिया है क्या, AC का मान दिया है क्या, हमें दिया है, कितना दिया है, 8, 8 दिया है। तो ये AC की जगह पे 8 आ जाएगा। PR का मान दिया है क्या, देखो PR का मान दिया है 4, 4 दिया है। तो जहाँ PR लिखा था उसकी जगह पे 4 आ जाएगा। क्या CB का मान दिया था क्या, हाँ CB का मान X दिया है, तो जहाँ CB है वहाँ X हो जाएगा। RQ का मान दिया है, RQ का मान दिया है, तो जहाँ RQ है वहाँ 6 दिया है। अब बाकी ये तीसरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 से ही हम लोग X का मान मिल जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 इंटू एक्स, 4x हो जाएगा, और ये 8 गुणे 6 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 4x बराबर 6 अठे 48, 4 को यहाँ से हटा दो तो x बराबर 48 हो जाएगा। ये जो 4 जो हमने यहाँ से हटाया है वो यहाँ पर भाग हो जाएगा। किसी ने माइक ऑन किया है बेटा, बंद करो, मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है, माइक बंद करिए। तो इसको आप कैंसिल करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी x का मान आ जाएगा 12। तो x का मान 12 आ गया, इसका मतलब बड़े खंभे की छाया की लंबाई 12 मीटर है। तो आपको इसलिए ऐसा लिखना पड़ेगा, इसलिए बड़े खंभे की छाया की लंबाई कितने मीटर आया, 12 मीटर आया, 12 मीटर होगी। तो ये 1.3 के 3 सवाल हो गए अभी, और कितने बचे हैं, टोटल 9 सवाल हैं। चलो बाकी के सवाल कल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 3 सवाल आप लोग अपने मन से करना बेटा, कहीं उसके बाद अपने मन से करने के बाद में क्या करना, मेरा वीडियो देखकर चेक करना कि आपने सही किया है कि नहीं, सारे स्टेप चेक करना अच्छे से।
कहीं कोई गलती होगी तो फिर उसको सुधारना, सुधार करके फिर से सवाल अपने मन से करना। इस तरह से आप अपने मन से इसका अभ्यास कीजिए, इसको करने की कोशिश करिए। फिर भी ना समझ में आए तो आप कल के लेक्चर में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं सर ये समझ में नहीं आया कई बार करने पर भी। तो तो ये ठीक है। कितने लोगों ने आज का लेक्चर अटेंड किया है वो बता दो मुझे। 10th H2 में सिर्फ 9 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है आज। ठीक है, बहुत कम संख्या है बेटा, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगा तो जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये भी लेक्चर यहीं पर मैं स्टॉप करता हूँ।